हेलो एवरीवन। हेलो, वेलकम टू अद्वैन सूट। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री, और जिसमें हम लोग ने सबसे पहले पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में नेशनलिज्म का यानी राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। यानी देशभक्ति और राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ किए जाएंगे इस चैप्टर में। तो उस चैप्टर में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किए गए हैं, जो जो चीज़ आपको पहले जानना है कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, तो पहले उस टॉपिक को समझ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म या पेट्रोटिज्म, देशभक्ति क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब एक तरह का सेंस होता है ऑफ आइडेंटिटी विद द नेशन, मतलब अपने नेशन के साथ जो आइडेंटिटी और सेंस ऑफ आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग नेशनलिज्म कहते हैं। चलिए अब आते हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब होता है स्वतंत्र राष्ट्र। ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर, ए ग्रुप ऑफ पीपल विद द सेम कल्चर, आपका लैंग्वेज, हिस्ट्री, इट इज़ हु हैव फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री, दैट इज़ आपका स्वतंत्र राष्ट्र। इसी तरह से आपका आता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या होता है, उदारवाद। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लेबर से हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। तो फ्री से है इसका। इसी तरह से आता है कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादिता। ए पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिशमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलप्ड टू क्विक चेंज। ठीक है ना। कहने का मतलब एक रूढ़िवादिता, एक कंजर्वेटिव सोच के ऊपर है, जो कि एक पॉलिटिकल फिलोसफी है जो कि स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस के बारे में कि कैसे ट्रेडिशन होता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर एंड प्रेफर ग्रेजुअली डेवलपमेंट, ना कि क्विक चेंज को। ग्रेजुअली डेवलपमेंट होने का वो ध्यान रखता है। उसके अलावा क्या है, ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी क्या है, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है ऑफ अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र होता है जिसमें एक ही बंदे के पास सारा का सारा पावर होता है, उसी को हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह से एक और वर्ड है इम्पेरियलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म क्या है, स्टेट, एक ऐसा स्टेट, साम्राज्यवाद जिसको बोलते हैं, एक ऐसा स्टेट गवर्नमेंट प्रैक्टिस और एडवोकेसिंग और एक्सट्रैक्टिंग पावर and dominant especially by the direct territory acquisition or by gaining political and economical country of other area। मतलब एक ऐसा स्टेट या गवर्नमेंट जो कि क्या करता है, अपने पावर को एक्सटेंड करता है और दूसरे एरियाज़ को भी अपने में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है या कोशिश करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। ठीक, इसी तरह से इम्पेरियलिज्म हो गया। अब देखें, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक और चीज़ है एलेगोरी, रूपक। क्या होता है एलेगोरी, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। देखो एक तरह का आइडिया है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जिसमें क्या होता है, इंस्टेंस, ग्रीड, मतलब फ्रीडम, लिबर्टी, इस तरह के एक्सप्रेस्ड को थ्रो किया जाता है पर्सन और अ थिंग। एंड मतलब कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए स्टोरी के फॉर्म में या किसी भी चीज़ में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलेगोरी बोलते हैं। तो समझते हैं, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे आया, उसका आइडिया क्या है। देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, चैप्टर में स्टार्ट करना है कि राइज ऑफ नेशनलिज्म और यूरोप में कैसे आया, उसका आइडिया कहाँ से आया। तो आइडिया आया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, तो उसकी प्लानिंग कैसे हुई है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, तो ये सब, और रिजल्ट और उसका कंक्लूजन क्या क्या है, तो उस चीज़ के बारे में मेनली हम लोगों को जानना है। तो देखिए सबसे पहले आपको उसमें एक पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरो की, ठीक है ना, जिन्होंने 1848 में बनाया था। फ्रेंच पेंटर थे, उन्होंने प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरो, जो कि क्या बोलते हैं, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड के बारे में एक पेंट है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देखना भी, जो कि आपको बताया गया है कि वर्ल्ड आने वाले टाइम में क्या होगा, उसमें क्या सोशल एंड रिपब्लिक होंगे और ये क्या क्या होगा उसमें। मतलब वो पेंटिंग में एक्चुअली में क्या बताया गया, इथोपियन विज़न के बारे में बताया गया। मैं इस पेंटिंग के बारे में भी डील करूंगा, लेकिन अभी आप उसको ज़रूर एनसीईआरटी में देखिएगा।
ठीक, अब इस चैप्टर में क्या क्या टाइमलाइन को बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शुरू टाइमलाइन पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फिर 1797 में नेपोलियन जो इन्वेटेड से इटली में नेपोलियन का जो वार बिगेन हुआ वो, उसके बाद 1814 से 1850 में क्या हुआ है, फॉल ऑफ नेपोलियन एंड वियना और पीस सेटलमेंट हुआ है। उसके बाद 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद 1840 में रिवॉल्यूशन इन फ्रांस हुआ। 1850 1859 से 1870 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। फिर आपका उसके बाद 1866 से 1871 तक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, और 1905 में स्लैब नेशनलिज्म गैदर फोर्स हुआ है। तो वो सारी चीज़ें किस किस तरह से, मतलब सबसे पहले क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, इस टाइमलाइन को देख लिया एक बार, और इसके बाद किस तरह से हम लोगों को चलना है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म में सबसे पहले जो है वो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। एक बार बस इस को देख लीजिए कि शुरुआत किससे करना है, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, और आपका 1905 में स्लैब नेशनलिज्म गैदर फोर्सेस पे। तो किस किस तरह से ये चलना है, कैसे कैसे ये टाइमलाइन चला है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे भी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ आया नेशनलिज्म का, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया। कब आया, 1789 में। फ्रांस जो है वाज अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। सबसे पहले फ्रांस का क्या था, 1789 तक क्या था, मोनार्की रूल था, वहाँ राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ अ फ्रेंच सिटीजन। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेके आए, ट्रांसफ़र कर दिया, किसकी तरह ट्रांसफ़र कर दिया, मोनार्की से मोनार्की यानी राजा महाराजा से, जो पहले वाला जो चीज़ था राजा महाराजा से, वो चीज़ें शिफ्ट होके किस पे आ गई, फ्रेंच के सिटीजन के पास सारे के सारे पावर आ गए, ठीक है ना, वो ट्रांसफ़र हो गया। और ये रिवॉल्यूशन जो हुआ प्रोक्लेम्ड दैट इट द पीपल हु वुड कंस्टिट्यूट द नेशन एंड शेप ऑफ द डेस्टिनी। देखो मतलब ये रिवॉल्यूशन क्या करता है, पीपल के पावर देती है और एक संविधान बनता है, और ये नेशन को क्या बताता है, शेप बताता है और उसकी डेस्टिनी को बताता है। ये रिवॉल्यूशन बहुत कुछ किया है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस, अब क्या क्या किया उस चीज़ को देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर एंड प्रैक्टिस टू क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या इंट्रोड्यूस किया, वेरियस मेजर इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब एक सामूहिक विचार, ठीक है ना, सामूहिक पहचान। जैसे जैसे उन्होंने फ्रांस के लोगों को एक ही जगह, एक ही जैसे सोच के, एक ही जैसे पहचान के लिए, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो क्या है, हमारे पूरे सबका आइडेंटिटी क्या है कि वी आर इंडियन। तो उसी तरह से फ्रांस वालों के लिए भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को बनाया, ठीक है ना, फ्रेंच पीपल ने। उसके बाद क्या है, द आइडियाज ऑफ ले पैट्रिस एंड ले सिटियोन वेयर इंट्रोड्यूस। अब क्या है, जैसे देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या है कि हम भारत हमारी क्या है, मातृभूमि है, तो उसी तरह से वो उन्होंने माना कि ले पैट्री मतलब हमारे फादर हैं, पिता है कौन, वो फ्रेंच वाले के, यानी जो फ्रांस है वो, मतलब जैसे हमारी भारत माता है, हम लोग मातृभूमि मानते हैं, तो उन्होंने अपने फादर जैसे ट्रीट किया, ठीक है ना। और ले सिटियोन मतलब उनके सिटीजन्स को। तो ये आइडियाज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ही बताया। और उसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग, एक नया फ्रेंच का फ्लैग बना जो कि ट्राई कलर का था, रिप्लेस्ड किया जो पुराना वाला जो राजा महाराजा का रॉयल स्टैंडर्ड था उसको रिप्लेस्ड करके ट्राई कलर का एक नया फ्रेंच फ्लैग बना। उसी तरह से द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। जो आपको पहले पता भी होगा, आपने पढ़ा होगा 9th में, इन्होंने एक स्टेट जनरल बनाया है जो कि इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। वहाँ पे 2 तरह के सिटीजन होते थे, आपको पता होगा, एक एक्टिव सिटीजन और एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, वैसे मेल जो कि पैसे वगैरह वाले थे, वो जो कि वोट दे सकते थे। और पैसिव सिटीजन में क्या था, आपके
गरीब लोग और बच्चे और वुमेन वगैरह जो कि वोट नहीं देते थे, ठीक है ना। तो दो तरह के, तो एक्टिव सिटीजन को स्टेट जनरल बनाया, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं कहानी को। अब है न्यू हाइमस वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मैट्रेस वर। देखिए सिंपल कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे नए नए तरह के आपको गाना बनाया गया, जैसे गीत, राष्ट्रीय गीत वगैरह टाइप का कंपोज किया गया, ओथ दिया गया, ठीक है ना। वहाँ पे जो भी रिवॉल्यूशन में शहीद हुए थे उनको भी शहीद का दर्जा दिया गया, और ये सब किसके नाम के अंदर हुआ, नेम ऑफ द नेशन के नाम पे हुआ। और एक यूनिफॉर्म लॉ बना वेयर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। तो पहले जो आपको पता है कि पढ़े होंगे 9th क्लास में कि पहले क्या था, अलग तरह का सिस्टम इन लोगों के पास रूल था जो फ्यूडल सिस्टम कहलाता है। तो आपको इसमें आप लोगों को बताना है, मैं आपको लोगों के लिए क्वेश्चन दिया हूँ कि फ्यूडल सिस्टम क्या है, व्हाट इज़ फ्यूडल सिस्टम। आप कमेंट में करिएगा, इसी वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि फ्यूडल सिस्टम क्या है, और जिनका अच्छा होगा मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा भी। तो फ्यूडल सिस्टम क्या है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के लास्ट में, वीडियो देखने के बाद, कि फ्यूडल सिस्टम क्या है। तो यूनिफॉर्म लॉ, देखिए अब कहने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म लॉ वर फॉर्मुलेटेड एंड फॉर ऑल सिटीजन विद इन टेरिटरी। एक यूनिफॉर्म लॉ बना, उसके बाद क्या हुआ, जितने भी ड्यूटीज़ थे जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू वेयर एब्लिश्ड, हटा दिया गया कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह को। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट के लिए भी एक यूनिफॉर्म मेजर के लिए, वेट के लिए, मेजरमेंट के लिए अडॉप्ट किया गया। यूनिफॉर्म सारे जगह एक ही जैसा चीज़ें। रीजनल जो भी लैंग्वेजेस थे उसको डिस्करेज किया गया, और नए जो फ्रेंच को बनाया गया एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, कि जितने भी रीजनल लैंग्वेज थे उसको हटाया गया। उसके अलावा रिवॉल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन ऑफ लिबर्टी एंड द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोट। देखिए कहने का मतलब, और भी जो भी उसके आसपास जो भी राजा महाराजा का जो जगह था उनमें भी ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया को दिया गया कि भाई इस आइडियाज़ को आप फैलाओ, और वहाँ भी मोनार्की ख़त्म करके इस तरह के सिटीजन, मतलब आपका सिटीजन के पास पावर आए, यानी डेमोक्रेसी टाइप का चीज़ें आए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटलिंग ऑफ अ जैकोबियन क्लब। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ जो भी एजुकेटेड और मिडिल क्लास वाले थे उनको बनाया गया, एक जैकोबियन क्लब का बनाया गया, ठीक है ना। उसके अलावा इन द 1719 फ्रेंच आर्मी मूव्ड इनटू, फ्रेंच आर्मी किधर की तरफ मूव किए, हॉलैंड की तरफ, बेल्जियम की तरफ, स्विट्जरलैंड की तरफ, मच ऑफ द इटली। क्या करने के लिए, कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म पूरे देश में फैलाने के लिए। तो ये था आपके पास आज का वीडियो, और आगे हम अगले, फर्स्ट पार्ट था आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म का, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर जरूर कीजिए, और हाँ मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि फ्यूडल सिस्टम क्या है उसको आप डिफाइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ही लिखिए, मैं ज़रूर देखूंगा और उसके बारे में बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में कि किसका कैसा कैसा था। तो डेफिनेटली आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।